हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से मिलते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और इसके डाउनलोड करते ही आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर से जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको मानव विज्ञान हिंदी माध्यम में इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। मेरा कोड है UGM10, जिसके साथ आप एडमिशन ले सकते हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडमिशन लेते हैं तो 10% का आपको बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है। यूपीएससी अनअकैडमी के द्वारा देखिएगा, यूपीएससी सीबीएसई के लिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है। अब देखिएगा, यूपीएससी सीएसई जीएस सब्सक्रिप्शन जो है दो कोर्स में अवेलेबल है। एक प्लस कोर्स होता है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स होता है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए है। जैसे 1 महीने की फीस जो है 9,000 है और 12 महीने की फीस जो है 50,050 रुपया है। और आप मेरा कोड UGM10 के साथ इसमें सब्सक्राइब करते हैं, एडमिशन लेते हैं, आपको 10% फायदा मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जो है वह भी 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। 1 मंथ का फीस जैसे 5,000 रुपया है और 12 महीने की फीस जो है 27,500 रुपया है। अगर मेरा कोड UGM10 के माध्यम से आप लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। मैं इस प्लेटफॉर्म से ऑप्शनल कोर्स में मानव विज्ञान हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और देखिएगा, अभी अनअकैडमी के द्वारा जो है न्यू ईयर्स को टारगेट रख कर जो है 2021, 2022 और 2023 के लिए कंप्लीट जीएस कोर्सेज लॉन्च किया हुआ है, प्री मेंस के लिए और ऑप्शनल के लिए। और ये जो कोर्सेज हैं वो बाइलिंगुअल और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में संचालित हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं और टॉप एजुकेटर्स के साथ जो अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं और अपनी एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है। और ये देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यह कुछ ऑफर चलाए जा रहे हैं कॉम्बो कोर्स में, ऑप्शनल के साथ जीएस प्लस में और आइकनिक कोर्स के साथ ऑप्शनल कोर्सेज का। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्या क्या फायदे हैं, इसको आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए चीजों को। ठीक है। और देखिए फी स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है दोनों कोर्सेज को लेकर, जो 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। और जल्द ही इसका रेट बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है। इसलिए आप क्या कीजिए, जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए और टॉप एजुकेटर्स के साथ जो अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। और जल्द से जल्द आप लोग सिलेक्ट हुई 2021 को में आप अपने सपनों का साल साबित कीजिए। ठीक है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कल हमारा जो क्लास स्टार्ट हुआ था, हमने डाला था, हमने प्री हिस्ट्री भारत पर क्या क्या कुछ आपको कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट्स बताया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने जो हम आज ताम्रप्रशान कालीन संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोगों के सामने जो है अब डिक्टेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप हमारे मेरे साथ में यहाँ को पढ़िए और जितने भी एग्जाम पॉइंट्स फैक्ट्स हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ जो है, जैसे ही हमारा प्री हिस्ट्री हो जाएगा उसके बाद से हम MCQ भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए। ताम्रप्रशान कालीन संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता को मेरे साथ आप पढ़िए। क्लियर चीज है ये। ठीक है। देखिए, ताम्रप्रशान का जैसे हमने बात किया था पहले, हम बात कर रहे हैं ताम्रप्रशान कालीन जो संस्कृति है, इसको यहाँ पर कॉपर और स्टोन दोनों का क्या हो रहा है, साथ साथ में प्रयोग हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, ताम्रप्रशान कालीन संस्कृति कहा गया है। ठीक है। वैसे तो देखेंगे, विश्व में तांबे का प्रयोग लगभग 500 से 5,000 साल ईसा पूर्व पहले से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और मनुष्य ने अपने जीवन में पत्थर के बाद जिस धातु का सबसे पहला प्रयोग किया, वह जो धातु है वह कॉपर ही है। कहीं भी विश्व के किसी भी सभ्यता में चले जाएंगे आप, तो पत्थर के बाद जो है जिस धातु का प्रयोग किया वो कौन सा है, तांबा है। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, तांबे के साथ पत्थरों के औजारों की प्रधानता बनी, इसलिए इसको चालकोलिथिक या ताम्रप्रशान कालीन संस्कृति कहा जाता है। क्लियर चीजें। विश्व में तांबे का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है 5,000 ईसा पूर्व पहले से स्टार्ट हो गया था। ठीक है। भारत के संदर्भ में हम ताम्रप्रशान कालीन संस्कृति की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं लगभग 2500 से लेकर 700 ईसा पूर्व का जो समय है वह भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है। किसी किसी बुक में जो है इसको 2200 से लेकर 700 ईसा पूर्व का समय भी कहा गया है। तो दोनों ही चीज अपने आप में क्या है, सही है।
क्लियर चीज है ये, तो इसमें कंफ्यूज मत, इसमें मत होइएगा। ठीक है, ताम्रप्रशांत कालीन भारत के संदर्भ में जो है वो 2200 से 700 ईसा पूर्व या 2500 से 700 ईसा पूर्व का समय होता है। जितने भी हमने साइट्स इसके साइट्स देखे हैं तो उसका हमने कॉमन डेटिंग किया है, तो भारत के संदर्भ में ये डेट निकलता है। अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है, इतिहासकार जो है पुरातत्वविद जो है उत्खनन कर रहे हैं, और नए नए जो है फैक्ट्स समय के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन विश्व में देखेंगे तो तांबे का प्रयोग लगभग 5000 साल ईसा पूर्व पहले स्टार्ट हो गया था। क्लियर चीज है ये। तो भारत में ताम्रप्रशांत सभ्यता के जो हमको साक्ष्य मिल रहे हैं, वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में हमको दिखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी राजस्थान है, जैसे बनास है, आहार है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जोरवे है, और दक्षिण पूर्वी भारत में देखेंगे तो उड़ीसा और बंगाल भी ले सकते हैं, आप झारखंड भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है हमको इस काल के हमको केंद्र देखने को मिलते हैं, साइट्स हमको जो पुरास्थलों में हमको इस बात की पुष्टि होती है कि यह जो कुछ पुरास्थल जो है वो कॉपर कॉपर स्टोन एज के हैं या ताम्र प्रसारण संस्कृति के हैं। क्लियर चीजें। तो कुछ फैक्ट्स जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे, उससे पहले कुछ हम देखते हैं। ठीक है, तो विश्व में देखिएगा तांबे के अधिकांश प्रयोग जो मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था कि लगभग जो है 500 से 5000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व जो है विश्व में इसको तांबे के हमको प्रयोग के प्रमाण मिल गए हैं। ठीक है, और तांबे के उत्पादन वृद्धि हल बैल और पहिए, ठीक है, नाव मोहर के ज्ञान से उत्पादन बढ़ा। ठीक है, तो ये भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में चालकुली का जो एज है लगभग 2500 से 700 ईसा पूर्व, या बोल सकते हैं 2200 से लेकर 700 ईसा पूर्व का जो समय है वो भारत की चालकुली के संदर्भ में है। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में अनेक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति प्रकाश में आए हैं। ठीक है, जहाँ से हमको ग्राम सभ्यता के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, इस सभ्यता के संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान जिसे हम देखा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वी भारत के संदर्भ में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान की बनास घाटी में दो प्रमुख तथ्य प्रकाश में आए हैं, साइड से एक आहार है और दूसरा है गिलुंद है। ठीक है, तो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में दो प्रमुख साइट्स हैं, आहार संस्कृति और गिलुंद संस्कृति। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मकान किसके बने हुए थे, मिट्टी के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, गिलुंद में पकाई गई ईंटें के भी हमको एविडेंस मिलते हैं, मकानों में जो है तंदूर भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन जो है ब्लैक एंड रेड वेयर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, मिट्टी के बर्तन जो है काले और लाल कलर के मृदभांड हमको मिलने को मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और तांबे के खानों से तांबा प्राप्त कर उसके साथ साथ ताम्र उपकरण भी बहुतायत में हमको मिलता है। ठीक है, पत्थरों के औजार के साथ साथ तांबे के भी औजारों की प्रधानता हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तांबे से हमें बहुत सारे आभूषण हमको दिखते हैं, जैसे अंगूठी है, चूड़ी है, चाकू है, कुल्हाड़ी जो है वह तांबे के बने हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में भी यह बनाकर भेजे जाते थे। कृषि, पशुपालन और मन्य मूर्ति, मन के मुहरे आदि के भी हमको प्रमाण मिले। क्योंकि देखिएगा कृषि तो हमारे नौपाषाण काल संस्कृति से ही स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो कृषि जो है अब होने लगी थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के कायथा में, एरन में, ठीक है, और और नवादा टोली जो है सबसे प्रमुख पुरास्थल के संदर्भ में है। ठीक है, कायथा से प्राप्त महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्यों में चाक की सहायता से बनाए गए मिट्टी के बर्तन तो न्यूलिथिक काल में ही चौक से बनाए, मतलब कुम्हार के पहिए से बनाने लग गए थे। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ियां, पत्थर के सूक्ष्म हथियार और मनके का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, मतलब आभूषण भी मिले हैं। क्लियर चीजें। काले लाल कलर के मृद भांड हमको मिला है नवादा टोली से, मतलब इस कल्चर को हम क्या कर सकते हैं, लाल काले रंग के मृदभांड की संस्कृति भी कह सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो नासिक में जोरवे, नेवासा या और दैमाबाद जो है बहुत महत्वपूर्ण साइट्स हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि ताम्र प्रसारणकालीन पुरस्थलों के इनमें से कौन से पुरास्थल ताम्र प्रसारणकालीन संस्कृति से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद और इनाम गांव महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीजों को आप याद रखिएगा। पशुपालन करते थे, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस और घोड़ा पालने इत्यादि के हमको प्रमाण मिल रहे हैं।
गेहूं, जौ, मसूर, मटर, बेर, पटसन, नेवासा साइड से हमको मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है। ठीक है। सूत घरों में चूल्हा और तंदूर बने हुए, सूत काटने और वस्त्र बुनने की कला भी यहाँ के लोगों को ज्ञात थी। क्लियर चीज है ये। तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। यह चालकोलिथिक के क्या है, महत्वपूर्ण साइट। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण पुरास्थल जो है, देखिएगा इस यह राजस्थान। ठीक है। राजस्थान, फिर आपका एमपी, महाराष्ट्र। ठीक है। और महाराष्ट्र के अलावा इस साइड्स में भी देखेंगे, बंगाल और बिहार और के साइड्स में भी हमको बहुत सारे पुरास्थल जो है चालकोलिथिक काल के हमको मिले हैं। ये चालकोलिथिक काल के क्या है, पुरास्थलों के यह साइट्स हैं। ठीक है। तो बात करते हैं हम, थोड़ा सा हमने उसको पढ़ा, फिर से आ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिएगा इसमें। ठीक है। खुदाई से मालवा, मालवा मतलब क्या है, मध्य प्रदेश के मालवा से प्राप्त होने वाले मृदभांड ताम्र पाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृदभांडों में सर्वाधिक उच्च श्रेणी का माना गया है। ठीक है। महाराष्ट्र में हुए व्यापक उत्खनन में अहमदनगर के जोरवे, नेवासा और दैमाबाद और इनाम गांव में क्षेत्र सम्मिलित है, जहाँ पे हमको जोरवे संस्कृति के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आहार, आहार जो है बनास संस्कृति है, मालवा जो संस्कृति है। ठीक है। और जोरवे जो संस्कृति है वो किससे रिलेटेड है, सारी संस्कृतियां जो है वह चालकोलिथिक एज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये चालकोलिथिक काल से रिलेटेड है। ठीक है। इनको संस्कृतियों के भी हम नाम देते हैं। क्लियर चीज है ये। भारत की जो मोस्टली संस्कृतियां हैं उसका समय जो है लगभग 14 से, खासकर जोरवे संस्कृति का हम बात कर रहे हैं, 14 से 700 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। ठीक है। वैसे तो हम बात करते हैं चालकोलिथिक काल की, तो हम बात भारत की मोस्टली जो संस्कृतियां हैं वो 2200 से लेकर 700 ईसा पूर्व के संदर्भ में आती हैं। इसलिए आप ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का अगर कॉमन एज पूछा जाता है तो आप 2200 से 700 करेंगे। क्लियर चीज है ये। ठीक है। बनास घाटी में आहार में सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और कई प्रकार की चादरें प्राप्त हुई हैं। ये सब तांबे के निर्मित उपकरण थे। आहार और तांबावली के लोग पहले से ही धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे, ऐसे हमको साक्ष्य मिले हैं। देखिएगा, आहार संस्कृति के जो हमको मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है, वह 2100 से लगभग 2500 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। ठीक है। आहार संस्कृति, गिलुंद यहाँ पर एक प्रस्तर फलक और उद्योग के अवशेष मिले हैं। आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है। अब इस बात को हमको पुष्टि हो रहा है कि भारत के संदर्भ में देखिएगा 2200 से लगभग 700 ईसा पूर्व का जो समय है वह चालकोलिथिक एज से रिलेटेड है। अभी अभी और भी इस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है। जो महत्वपूर्ण बेहद साइट है चार जो है, जैसे आहार है, आहार है, मालवा संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है और बनास संस्कृति है। ठीक, क्लियर चीज है ये। लोग जो है गेहूं, दाल और धान की खेती करते थे। धान की खेती के प्रमाण जो है हमको वेस्ट बंगाल से मिल रहे हैं, बिहार के, झारखंड से मिल रहे हैं। यहाँ पर तांबे का फिशिंग हुक, तांबे का जो है फिशिंग हुक, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना बंसी बोलते हैं, फिशिंग हुक प्राप्त हुआ। और साथ में हमको राइस के भी प्रमाण मिल रहे हैं। मतलब बंगाल के लोग और बिहार के लोग जो है वह मछली के साथ भात खाने का प्रचलन था, हम बोल सकते हैं। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत 5 कमरों वाला मकान का अवशेष मिला है। सामान्यतः यह ग्रामीण जीवन जीते थे। ठीक है। पशुओं में गाय, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट का पालन करते थे। क्लियर चीज है ये। चौक पर निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड के प्रमाण हमको मिल रहे हैं। याद रखिएगा, अगर हम पोएट्री देखेंगे तो किस प्रकार का रेड एंड ब्लैक वेयर कल्चर था, इसका क्या था, रेड एंड ब्लैक और काले और लाल रंग के मृदभांडों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा था। ठीक है। सूत और रेशम के धागे तथा कायता से मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग कताई, बुनाई और सोनारी का भी व्यवसाय करते थे। मतलब था ही, मेटल पर काम हो ही रहा है। क्लियर चीज है ये। शवों को घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में शवों के सिर पूर्व और पैर पश्चिम की ओर, और महाराष्ट्र में शवों के सिर उत्तर की ओर और पैर जो है दक्षिण की ओर रखे जाते थे। ऐसे हमको प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल आप चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रमुख संस्कृतियां आप देख रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार प्रमुख संस्कृति, मालवा संस्कृति कहाँ की है, मालवा संस्कृति जो है यह एमपी का है। ठीक है। मालवा संस्कृति का समय जो है लगभग 1700 से 1200 ईसा पूर्व का है। ठीक है। मालवा मृदभांड का उपयोग प्रचलित था। यह मृदभांड ताम्रपाषाण का संस्कृतियों में सर्वोत्तम थे, ये मिला था। ठीक है। जौरवी संस्कृति कहाँ है,
यह जोरवे जो है यह कहाँ है, महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र में इसका पाया गया है। और चालुक्य संस्कृति है, ग्रामीण जीवन था। ठीक है, दैमाबाद और इनाम गांव से हमको इसके हमको प्रमाण मिल रहे हैं। क्लियर चीज है ये, अभी आपने पढ़ा है इसमें। आहड़ संस्कृति, यह राजस्थान की संस्कृति है। इसे तांबावली के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय जो है लगभग 2100 से 1800 ईसा पूर्व का है। ठीक है, पत्थर से निर्मित घरों में लोग यहाँ पर रह रहे थे। पहाड़ में कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और चादरें इत्यादि प्राप्त हुई। सभी वस्तुएं जो हैं वह तांबे की बनी हुई हैं। कैथा संस्कृति, कैथा संस्कृति भी लगभग 2100 से 1800 ईसा पूर्व की है। और ये स्टेटाइट और कार्नेनियन जैसी कीमती पत्थरों से गोलियों के हार प्राप्त हुए हैं। और मालवा से चरखी और तकलियां, महाराष्ट्र से सूत और रेशम के धागे, कैथा से मनके के हार। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण के लोग कताई और आभूषण कला में क्या थे, पारंगत थे। पॉइंट बी नोटेड, जो पहले भी आप लोगों को मैं बताया हूं यहाँ पर। ठीक है, विप्रो संस्कृतियों के अलावा कुछ संस्कृतियां थी, रंगपुर और प्रभास संस्कृति और सालवंद संस्कृति भी अस्तित्व में आए थे। क्लियर चीज है ये। तो ये चालकोलिथिक के संदर्भ में हो गया। महत्वपूर्ण संस्कृतियां कौन सी है, मालवा संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है, हार संस्कृति है और कायथा संस्कृति। याद रखिएगा, कॉमन फीचर क्या है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों का जो अगर क्रोनोलॉजिकल या डेट क्रम देखते हैं तो 2200 से लेकर 700 ईसा पूर्व के आसपास आता है। तांबे के साथ साथ जो है पत्थरों के औजारों का भी प्रयोग करते थे, इसलिए इसको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का नाम दिया गया है। भारत के संदर्भ में इस संस्कृति, यह संस्कृति जो है कहाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की संस्कृतियों का प्रचलन था। ये देखिए दक्षिण भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बाद में जो है बंगाल और बिहार में भी इस प्रकार की संस्कृति हमको प्रमाण, बिहार मतलब झारखंड में भी के प्रमाण हमको मिल रहे हैं। तो ये चालकोलिथिक साइट्स है यह। ठीक है, और आगे चलकर ये चालकोलिथिक साइट जो है वह कॉपर एज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कॉपर के धातुओं की जो प्रधानता जो है बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं ताम्र या कॉपर एज की बात करते हैं। क्लियर चीज है ये। और कॉपर एज के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है टेक्नोलॉजिकल थोड़ा सा एडवांस हो चुके थे। कॉपर के साथ क्या किया उन्होंने, टीन को गलाकर मिश्र धातु बनाया, जिसका नाम था क्या था, ब्रॉन्ज था, कांसा था। इसलिए उस संस्कृति को कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा गया है। क्लियर चीज है ये, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को हम यहाँ पे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपके कंप्लीट होते हैं। इसके आधार पर आपके क्वेश्चन जो हैं आएंगे वो बन जाएंगे। आप इसके साइट्स के याद जो है बहुत जरूरी से है, इसके साइट्स के नाम ये आप याद रखेंगे। मिट्टी के बर्तन बन रहे थे, कौन से, लाल और काले रंग के निर्माण कुम्हार के चाक पर बन रहे थे, खेती करते थे। ठीक है, ग्रामीण जीवन था। महत्वपूर्ण जो साइट्स है, नासिक जोरवे है, नेवासा है, जैमाबाद है, मालवा है, कायथा है, आहार है, बनास है। ठीक है, इनाम गांव है। यह क्या है, महत्वपूर्ण साइट्स हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कभी आप भूलिएगा मत इसको। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और इसके साइट्स देखिएगा, जो आपको मैं बता दिया हूँ कि पहले ही बता दिया। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, कुछ दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट जो आते हैं, हमने कॉपर एज की बात कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत कॉपर एज हम बात करते हैं। कॉपर एज के अंतर्गत ही सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है कॉपर के साथ जो है वह टीन को मिक्स कर जो है वह क्या बनाते थे, कांस्य का, तो कांसा बनाने की टेक्निक जो है वह की जो तकनीक है उसको यह सीख गए थे। तो टेक्नोलॉजी के रूप से जो है यह जो संस्कृति क्या कहलाती है, कांस्य युगीन संस्कृति कहलाती है। कांस्य युगीन संस्कृति कहलाती है। इस संदर्भ में आप इसको याद रखिएगा, किस प्रकार की संस्कृति कहलाती है सिंधु घाटी की सभ्यता, काशी योगीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसके संदर्भ में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह ताम्र युगीन सभ्यता थी। और यह जो है आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है,
प्रोटो हिस्ट्री परेड। प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री उस समय को कहा जाता है, या आद्य इतिहास उस समय को कहा जाता है जहाँ से हमको रिटर्न एविडेंस तो मिल रहे हैं, लेकिन उस रिटर्न एविडेंस में क्या लिखा है उसको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। इस कारण जो है जितने भी इतिहास का हम निर्माण कर रहे हैं वह पुरातात्विक साक्ष्य पर आधार पर, जो पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं, कहानी बनाते हैं, उसी के आधार पर जो है वो हम इस सभ्यता के बारे में जान रहे हैं। ठीक है। जिस दिन ये संस्कृति पढ़ ली जाएगी, इसकी लिपि को पढ़ लिया जाएगा, वह इतिहास के अंतर्गत आएगा। लेकिन आज कैसा है, वह अभी भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम भारत के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, क्योंकि इसकी लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया है। याद रखिएगा ये। ठीक है। तो देखिएगा, यह संस्कृति जो है शुरुआत में, जब इस संस्कृति की खोज जो है 1921 में की गई थी। ठीक है। इस संस्कृति की खोज जो है 1921 में की गई थी। ठीक है। तो 1921 में जब जॉन मार्शल जो थे, उनके निर्देशन में जो है हड़प्पा संस्कृति की खोज की गई थी, और खोजने और उसकी खुदाई का नेतृत्व जो है वह दयाराम साहनी की टीम के द्वारा किया गया था 1921 में। ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है इस सभ्यता की खोज की गई थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह खुदाई का कार्य चल रहा था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बाद में धीरे धीरे जो है अनेक पुरास्थलों को खोज निकाला गया, और मोस्टली पुरास्थलों या साइट को जो खोजा गया, उसका संबंध किसी न किसी रूप से सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों से संबंधित था। इसलिए ये पूरा साइट्स को जो है, पूरा सभ्यता को जो है, वह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। याद रखिएगा चीजों को। और यह पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम विस्तार देखते हैं, तो यह जो है भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो भारत के अलावा भारत के अलावा जो है यह पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान। ठीक है। और भारत, और कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जो है अफगानिस्तान में हम इसको देख रहे हैं। तो यह तीन देशों में, आज के संदर्भ में बोल सकते हैं, तीन देशों में फैली यह महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जो पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में यह फल फल फूल रही थी। इससे जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश में नहीं आया था, तो लोग सोचते थे कि भारत जो है की सभ्यता जो है पुरानी रही, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के आने के बाद जो है, खोज निकालने के बाद जो है, भारत के ऐतिहासिक परिक्षेत्र में मतलब एक क्रांति का माहौल आ गया। मतलब लोगों का नजरिया जो है भारत के लिए क्या हो गया, अलग ही तरह से लोग देखने लगे। यानी भारत की संस्कृति जो है यह अति प्राचीन संस्कृतियों में और विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में भारत का संस्कृति को गिना जाने लगा। ठीक है। तो इसे शुरुआत में इसे हड़प्पा संस्कृति कहा गया। बाद में अनेक प्रस्थलों को जब खोज निकाला गया अलग अलग पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, पूरा संस्कृति का नाम क्या पड़ गया, यह पूरी संस्कृति का नाम जो है वह क्या पड़ गया, पूरी संस्कृति का नाम पड़ गया सिंधु घाटी। सिंधु घाटी संस्कृति या सभ्यता का नाम कहा गया। क्लियर चीज है ये। संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार और से बनता है, जबकि सभ्यता का संबंध किससे है, प्रौद्योगिकी से। किससे है, प्रौद्योगिकी से होता है। तो सिंधु घाटी संस्कृति और सभ्यता हम कह सकते हैं इसको। क्लियर चीज है ये। तो देखिएगा, समय समय पर अलग अलग पुरातत्व शास्त्रियों ने खोजा, जिसके प्रीलिम्स में आपके एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको देख लीजिएगा। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो साइट को खोजा गया, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़ को, ब्रजवासी लाल के द्वारा कालीबंगा को, लोथल साइट खोजा गया, ये रंगनाथ राव के नेतृत्व में। ठीक है। सुरकोतजा जो है जगपति जोशी के नाम के द्वारा खोजा गया। बनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा नेतृत्व में खोजा गया। आलमगीर जो है यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है। सुद कांडोर जो है ऑरेल स्टाइन 1927 में खोजा गया। आज सुद कांडोर जो है वो कहाँ है, आज बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर चीज है ये। तो बहुत सारे पुरातनों को खोज निकाला गया, जिनका संबंध क्या था, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से थी। इसलिए इसे पूरे क्षेत्र को क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूरा हम एरिया का हम टोपोग्राफी करते हैं, तो यह त्रिभुजाकार आकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, यह त्रिभुजाकार जो है आकार को लिए हुआ है। ठीक है। जिसका पूरा एरिया जो है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है। अगर उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी हम विस्तार देखते हैं इसका देखते हैं, नॉर्थ विस्तार देखते हैं, ऐसा विस्तार देखते हैं, तो नॉर्थ जो है विस्तार जो है वह मांदा
जम्मू कश्मीर और दक्षिण जो है वह भगत राव आता है, या इसको हम दैमाबाद भी कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी विस्तार जो है सुदकांडोर है इसका, और इसका पूर्वी विस्तार जो है वो आलमगीर है, मेरठ। ठीक है, तो यह इसका हम विस्तार देखते हैं। क्लियर चीज है ये। तो इसका हम अगर नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट करते हैं, तो इस प्रकार जो है हमको एक संरचना मिलती है। और पूरा विस्तार जो है कहाँ है, इसका पूरा जो एरिया का इसको अगर क्षेत्रफल देखते हैं तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका जो जम्मू में जो मांदा है, इसका क्या है, सबसे उत्तरी विस्तार है। दक्षिण में भगत राव दैमाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे, ये इसका दक्षिणी विस्तार है। पूर्व में जो है आलमगीर मेरठ में इसका पूर्वी विस्तार है। और पश्चिम में जो है सूद कांडोर जो है इसका क्या है, इसका पश्चिमी विस्तार है। क्लियर चीज है ये। और प्रमुख क्षेत्र कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसका जो डेटिंग की बात करते हैं। इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है कार्बन 14 के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से। तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व का समय आता है, जो आपके एनसीईआरटी की में यही डेट लिखा गया है। ठीक है, ईसा पूर्व आता है। लेकिन अभी लेटेस्ट जानकारी के स्रोतों के अनुसार जो रिसर्च किए गए हैं, लगभग 1500 से ज्यादा पुरातनों की खोज निकाला गया है सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में। इसका जो कॉमन डेटिंग किया गया है, तो वह 2500 से 1500 ईसा पूर्व का समय आ रहा है। आजकल जो है इस डाटे का उपयोग किया जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो 2500 से लगभग 1500 ईसा पूर्व का जो समय है, वह सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आ रहा है। क्लियर चीजें। एनसीईआरटी की बुक में लिखा है 2300 से 1750 ईसा पूर्व का डेट दिया है। दोनों ही सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आप आंसर देखिएगा। लेकिन अभी लेटेस्ट जो लिखा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता में के संदर्भ में, क्योंकि अब नए नए पुरातनों पर खोज हो रहा है, और उसके संदर्भ में डेटिंग का एब्सोल्यूट जो डेट निकाला गया है, वह जो है अनुमान किया गया 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास आता है। क्लियर चीज है ये। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में क्या हो गया, उसका ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में हो गया। ठीक है, इसकी क्रोनोलॉजिकल या डेटिंग के संदर्भ में हो गया। तो कॉमन में 2500 से 1500 ईसा पूर्व आप क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है, और इसकी महत्वपूर्ण जो है पुरातन है, उसकी खोजकर्ता कौन है, उसके जो नाम है आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप इसको आराम से पढ़िएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैपिंग देखिएगा, इसका टोपोग्राफिकल जो है मैपिंग क्या है, सिंधु और उसकी साइड नदियों के आसपास जो है मोस्टली पूरा स्थल यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक, अब देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमुख पुरास्थल हैं, तो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं कुछ कुछ को हम आपके देखिएगा। प्रमुख प्रस्थल में है हड़प्पा जी, तो सबसे पहले खोज निकाला गया था। यह पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे की सभ्यता है यह। ठीक है, और यह सबसे पहले जो है प्रकाश में आई थी। ठीक है, यहाँ से जो है नगर निर्माण योजना और अन्य पहलुओं के विषय में हमको जानकारी मिलती है। क्लियर चीज है ये। ठीक, यहाँ पर जो है हम मिट्टी और कच्चे ईंटों का मोस्टली प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जो है इसकी नगर विन्यास और यहाँ पे नगरों का जो मतलब जाल जो फैला हुआ था, सड़क व्यवस्था थी, नाली की व्यवस्था थी, इस संदर्भ में हमको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है हड़प्पा साइट से मिलती है। दूसरा मोहनजोदड़ो है, ये इसको दूसरा साइट से जो बाद में हड़प्पा के बाद प्रकाश में आया था, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और यह भी जो है सिंधु नदी के किनारे, यह सिंधु नदी के किनारे की इसकी सभ्यता है। और हड़प्पा से यह 483, क्वेश्चन कभी स्टेट पीएससी में आता है, 483 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हड़प्पा साइड से। ठीक है, और यहाँ की यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। इसकी आबादी जो है उस समय सबसे ज्यादा थी। ठीक है, और जनसंख्या लगभग जो है 1 लाख तक भी पहुंच चुकी थी इसका। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है, जितने भी बड़े स्नानागार, बड़ा अन्नागार और सभागार के हमको प्रमाण मिलते हैं, वह सब मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और यहाँ पर जो है पक्की ईंटों से बना हुआ जो है बुर्ज मिला है, मतलब यहाँ पर पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। क्लियर चीज है ये।
नेक्स्ट अगली जो महत्वपूर्ण साइट्स है वह लोथल साइट्स है। और लोथल साइट्स को याद रखिएगा, यहाँ से क्या मिला है, बंदरगाह मिला है, जहाँ से क्या करते थे, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को करते थे। यह एक डॉकयार्ड के रूप में यह विकसित था। ठीक है। और कहाँ पे स्थित है, यह लोथल जो है गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट साइट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है। घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे की यह सभ्यता थी। ठीक है। और यहाँ पर जो है यह सिंधु घाटी की यह जिसको बोलते हैं तीसरी महत्वपूर्ण शहर था यह। कालीबंगा जो है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और तीसरा जो महत्वपूर्ण शहर शहर था वह था कालीबंगा था। ठीक है। लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष यहाँ मिले हैं, याद रखिएगा, जो और कहीं नहीं मिले हैं। ठीक है। लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष कालीबंगा से मिल रहा है। बनावली, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर जो है किलेबंदी और हड़प्पा संस्कृति के नागरिक के स्वरूप प्रमाण मिल रहा है। इसके अतिरिक्त ताम उपकरण और एरोहेड्स, ऑर्नामेंट्स और मूर्तियां जो है, और बटखरे और जो है स्क्रिप्टेड मुहर जो है या कॉइन्स जो है या स्टैम्प्स, मुहर को कॉइन्स नहीं बोलते, स्टैम्प्स बोला जाता है इंग्लिश में, मुहर जो है यहाँ से हमको मिल रही है। क्लियर चीज है ये। तो यह जो है बना कालीबंगा, लोथल, बनावली, इस संदर्भ में आप देख लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण साइट्स हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है। फिर है शुद्ध कांडोर। यह लगभग कराची से लगभग 480 किलोमीटर दूर पर जो है स्थित है, पाकिस्तान में है यह अभी। ठीक है। यह दाश्त नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर भी जो याद रखिएगा, यहाँ पर भी बंदरगाह के हमको प्रमाण मिले हैं, बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से जो है बेबीलोन और सिंधु घाटी सभ्यता बेबीलोन के साथ जो है व्यापारिक संबंध स्थापित होने के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है। कोटजी के बारे में देखिएगा, यह सिंध के खैरपुर से मोहन मोहनजोदड़ो से करीब 40 किलोमीटर की दूर पर स्थित था। इसे कोटजी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मकान के नींव जो है यहाँ पत्थर के बने हुए थे, दीवारें जो है कच्ची ईंटों के बने हुए थे। यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में एरोहेड्स मिले हैं, जो अन्य और किसी जगह से नहीं मिले हैं। ठीक है। रोपड़, भारत के पंजाब की शिवालिक पहाड़ी की में उपलब्ध है ये, और सामरिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है। क्लियर है। और यहाँ पर जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति के जैसे ही हमको प्रमाण मिल रहे हैं। मोहरे भी यहाँ से हमको प्राप्त हुई है। भवन के निर्माण में कच्ची ईंटों का व्यवहार यहाँ पर किया जाता था। ठीक है। आलमगीर हम बात करते हैं, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, इंडर नदी के किनारे स्थित है यह। ठीक है। और यहाँ से सिंधु घाटी के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और जो है यह जो है हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण को यह यहाँ पर शो दिखाई देता है। क्लियर चीज है ये। फिर है देखिएगा सुरकोटजा। सुरकोटजा जो है यह कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से गढ़ी और आवासीय मकान के प्रमाण मिले हैं। भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का व्यवहार के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी के सदृश यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, अस्थि कलश और बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्र मिला है। यहाँ पर भी अग्निकांड के प्रमाण हमको मिल रहे हैं सुरकोटजा में। क्लियर है। आगे चलकर देखेंगे, यहाँ पर हमको घोड़े के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। क्लियर चीज है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में हमने देखा, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुरकांडोर, ठीक है, कोटजी, रोपड़ और आलमगीर और सुरकोटजा। इस संदर्भ में आप देखिएगा। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विरासत है, सबसे जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता की हम पहचान करते हैं, उसका क्या है, नगर निर्माण योजना है। और इस योजना के कारण ये सिंधु घाटी जो है वह विश्व की जो है प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में इसकी गिनती की जाने लगी है। ठीक है। और बहुत ही उन्नत संस्कृति के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को हम आज देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी वहां का नगर निर्माण योजना। ठीक है। नगरों के निर्माण में कुछ जगह हमको एक रूपता देखने को मिलती है। एक ही प्रकार की नगर योजना हमको मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल से देखने को मिलता है। कुछ भिन्नताएं जरूर हैं, परंतु लगभग एक जैसा हमको व्यवहार दिखता है। यहाँ के नगर नियोजन सभी संयुक्त रूप से अगर बात देखते हैं, तो यहाँ पर भवनों के निर्माण में कच्चे पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था, पत्थरों का भी उपयोग हमको दिखता है।
क्लियर चीजें। वह सुमेर या मिस्र की सभ्यता में हमको ऐसा नहीं दिखता है। नगरों में सड़कों और नालियों का उचित प्रबंधन रहता था। भवन एक निश्चित योजना के अनुसार बने हुए थे, और नगर निर्माण योजना को देखने से यहाँ की विकसित नगर पालिका के प्रशासन के स्वरूप को भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में तो नगर निर्माण के भवन निर्माण एक सुनियोजित प्लान तरीके से था। सड़क निर्माण और नालियों की व्यवस्था जो है बहुत बेहतरीन थी। इसलिए उसको ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता के रूप में कहे जाने के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। नगरों का जो बसावट था, खासकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का, तो वह जो मोस्टली जो नगर थी वो दो स्तरीय नगर थे। ठीक है। दुर्ग या गढ़ी, और दूसरा था निचला शहर। एक शहर जो था दुर्ग के अंदर था, और दूसरा शहर जो है दुर्ग के बाहर था, जो निचला शहर कहा जाता था। ठीक है। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग का निवास स्थान था। अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन यहाँ बने हुए थे। निचले शहर में आवासीय भवन थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोर्जा आदि जगहों में गढ़ी तथा निचला शहर देखने को मिलता है। मतलब शहर का जो बसावट है वह जो है दो पार्ट में बटा हुआ था। एक थोड़ा अपेक्षाकृत ऊंचा था, दूसरा था नीचा था। ठीक है। बाहर जो अंदर के जो किले के अंदर थे मोस्टली जो है शासक या धनी वर्ग के लोग होते होंगे, और किले के बाहर वाला जो शहर था, जो नीचे बसा था, यहाँ पर को मतलब जो सामान्य लोगों के लिए क्या थे, हैबिटेट थे, निवास थे। क्लियर चीज है ये। ठीक है। और यह यहाँ के जो मकान बने हुए, किले के अंदर जो मकान बने थे वह बड़े थे और पक्के, मोस्टली पक्के ईंटों के बने हुए थे। जबकि किले के बाहर के मकान जो है कच्चे पक्के ईंटों के तो बने हुए थे, और बाहर की ओर जो है झोपड़ी के भी हमको प्रमाण मिल रहे हैं। इस प्रकार की जो है नगरीय व्यवस्था यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, खासकर मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। सड़कों का प्रबंधन देखते हैं, तो नगर बनाते समय आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों की समुचित व्यवस्था थी। संपूर्ण नगर में सड़कों और नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़कें चौड़ी थी तथा छोटी उप सड़कों और गलियों से जुड़ी हुई थी। ठीक है। और ये सड़कें पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ थी। मतलब सड़कों का जो स्ट्रक्चर था इस प्रकार का था। ठीक है। और एक दूसरे को वह समकोण पर क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी। ठीक है। और मुख्य सड़क का जो चौड़ाई था वह लगभग 9.14 मीटर था, जबकि गली की सड़क की मोटाई जो है लगभग 3 मीटर, मतलब लगभग 11-12 फीट के आसपास था ये। ठीक है। कच्ची सड़कें किंतु थी, लेकिन मजबूत थी। सड़कों की साफ सफाई का विशेष ध्यान देता था। सड़कों के किनारे गड्ढे बने हुए थे जिसमें कूड़ा फेंक दिया जाता था, और इस प्रकार पानी का जमाव रोकने के लिए सड़कों के किनारों से ढाल नुमा बनाई जाती थी, जिससे सड़कों पर पानी का जमाव ना हो। मतलब सड़कें भी क्या हो रही थी, बेल प्लांट बनाई गई थी। ठीक है। उसके अलावा नालियों के प्रमाण दिख रहे हैं। सड़कों के किनारे किनारे जो है नालियां होती थी, जिससे घर का गंदा पानी जो है वह नालियों के थ्रू बड़ी नाली में चला जाता था, और वह शहर से बाहर कर दिया जाता था। नालियां जो है वह कवर की हुई होती थी। कहीं कहीं जो है हमको लकड़ी के बने नालियों का भी हमको प्रमाण मिले हैं। क्लियर चीजें ये। अब देखते हैं यहाँ पर इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थलों की खुदाई के आधार पर, ठीक है, सामाजिक जीवन की हम रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने इतिहासकारों के द्वारा जो एक स्टोरी बनाया गया है उन चीजों को देख रहे हैं। जब इनकी लिपि पढ़ ली जाएगी तो हो सकता है कि हम इतिहास में कुछ और हमको फैक्ट्स या तथ्य जानने को मिले, जो इसकी उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता या संस्कृति के लिए बहुत जरूरी हो। ठीक है। फिर चीजें समाज में कहा जाए, ठीक है, तो समाज में आर्थिक विषमता के आधार पर कहा जा सकता है कि विश्व के अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी वर्ग विभेद का आश्रित था। उत्खनन में कुछ धनिकों के मकान मिल रहे हैं, कुछ गरीबों के भी मिल रहे हैं। दुर्ग के साथ ही मजदूरों की झोपड़ियों के भी प्रमाण मिल रहे हैं। श्रम विभाजन स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार धनिकों के गहने मूल्यवान धातु के बने होते थे, जबकि गरीबों के गहने मिट्टी, सीप और घोंघे के बने हुए थे। ठीक है, ऐसा हम देख बोल सकते हैं। सामाजिक जीवन में बोल सकते हैं विषय में कुछ अनुमान लगाए गए हैं। ठीक है, ये अनुमान पर ही आधारित। संभवतः परिवार समाज की छोटी इकाई थी। परिवार जो है संयुक्त परिवार का प्रचलन था। और एकात्मक परिवार भी हो सकता है। ठीक है, बड़े परिवारों में अनेक व्यक्ति रहते होंगे। कहीं कहीं मकान जो है हमको बड़े दिखे
मिल रहा है, ठीक है। परिवार मोस्टली पितृसत्तात्मक थे, परंतु मातृसत्तात्मक होने के भी प्रमाण हमको कुछ जगह मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है मातृ देवी की मूर्तियां भी हमको मिल रही हैं यहाँ पर। क्लियर चीज है ये। अतः अनुमान लगाया जा सकता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक होगा, ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि खुदाई से बड़ी संख्या में हमको स्त्रियों की मूर्तियां हमको प्राप्त हुई हैं, ठीक है। क्लियर चीजें। पारिवारिक संस्कारों यथा विवाह इत्यादि की पद्धति के विषय में हमारी जानकारी अभी बहुत कम है, इस बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभक्त था, इसमें हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, लेकिन समाज जो है वह मुख्य चार वर्गों में विभक्त था, हम ऐसा अनुमान से कह सकते हैं। पहला जो था वो शासक वर्ग था, दूसरा धनी या कुलीन वर्ग था, तीसरा जो वर्ग था वो मध्यम वर्ग था, चौथा जो है निम्न वर्ग का था, ठीक है। अभी हम जाति व्यवस्था का आधार हम नहीं बोल सकते यहाँ पर। शासकों के बने रहने के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। धनी या कुलीन व्यक्ति जो है बड़े मकान में रहते थे आराम से। मध्यम वर्ग के लोग जो है वो किले के बाहर रहते थे, और उनके भी मकान कच्चे या पक्के हो सकते थे। निम्न वर्ग के लोग जो है झोपड़ों में और कच्चे मकानों में रहते थे, ऐसा कहा जा सकता है, जैसे हमको आवास के हमको प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक। कुलीन वर्ग में पुजारी, व्यापारी, योद्धा और सैनिक आते होंगे। मध्यम वर्ग में कृषक, छोटे व्यापारी, कारीगर, लिपिक और चिकित्सक आते होंगे। और निम्न वर्ग में जो है मजदूर और गुलाम आते होंगे, ऐसा हम अनुमान से कह सकते हैं। गुलामों की अवस्था में असंतोषजनक नहीं रही होगी। आर्थिक विषमता के बावजूद वर्ग संघर्ष के विषय में हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, ताकि वहां पे किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष था, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। क्लियर चीजें। ये सामाजिक संगठन और सामाजिक वर्गीकरण का आधार हम बोल सकते हैं, शासक, धनी या कुलीन, और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का वर्ग। लेकिन गुलाम और गुलामों की अवस्था, संतो गुलाम प्रथा की भी हमको जानकारी मिल रही है, मजदूरों की जानकारी मिल रही है। वह जो झोपड़ी या घास फूस के मकानों में रहते होंगे, ठीक है। रहन सहन की बात करते हैं तो सिंधु घाटी के लोग खाने पीने और वस्त्र आभूषण के शौकीन थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। गेहूं, जौ और उनके मुख्य भोजन थे। कुछ क्षेत्रों में जो चावल भी प्रचलित था, जैसे लोथल से हमको राइस के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा बंगाल के हमको कॉपर हुक्स पर भी कॉपर हुक्स मिले हैं, और राइस के हमको प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फल, सब्जियां, दूध, मांस और मछली भी खाए जाते थे, ठीक है। खाने के बर्तन के लिए मिट्टी, पत्थर और धातु के बर्तनों का व्यवहार किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, इसके हमको प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुजारी की मूर्ति चादर ओढ़े हुए दिखाई दी है। कमर के नीचे पुरुष धोती नुमा वस्त्र पहनते थे। स्त्रियां कमर में घाघरा की तरह वस्त्र पहनती थी। वे सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थी, जो पंखे की तरह उठा रहता था। रंगीन और सादे दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। वस्त्रों की सिलाई भी की जाती थी, और धनिकों के वस्त्र जो है कलात्मक और बेल बूटेदार होते थे, ऐसा एविडेंस हमको मिल रहे हैं। फिर स्त्री और पुरुष जो है दोनों में ही आभूषण पहनने के शौक थे, याद रखिएगा। गरीब मिट्टी आभूषण जो है, गरीब लोग जो है मिट्टी, घोंघे और हड्डी या कांसे के आभूषण पहनते थे, परंतु धनी वर्ग के लोग जो है सोने, हाथी दांत, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर के आभूषण पहनने के प्रमाण हमको मिल रहे हैं। क्लियर चीजें। स्त्रियां बालों में हेयर पिन्स भी लगाती थी, क्योंकि हमको हेयर पिन्स भी वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। स्त्री पुरुष अपने बाल विभिन्न रंग से संवारा करते थे। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे, सबकी कुछ अपने चेहरा साफ रखते थे। पुरुष भी लंबे बाल रखते थे। स्त्रियां लंबे बाल रखने, जूड़ा बांधने की शौकीन थी, ठीक है। ये उनका सामाजिक परिवेश हो रहा है, ठीक है। खुदाई के दौरान तांबे के दर्पण और हाथी दांत की कंघियां हमको मिल रही है। इसके अधिक अतिरिक्त उस्तरे, ठीक है, श्रृंगार दान के भी हमको प्रमाण मिले हैं। क्लियर चीजें। जिनके सामाजिक जीवन इससे परिलक्षित होता है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है मनोरंजन के भी समुचित महत्व देते थे। जानवरों का मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पक्षियों को फंसाते थे, और मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरों में पाला जाता था, पशुओं से लड़ाई करवाते थे, ठीक है। और
एक मुहर पर दो जंगली मुर्गों के लड़ने का चित्र अंकित, मतलब यहाँ पर जो पक्षियों को लड़ाने का भी बात स्पष्ट हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा नर्त और नर्तकी की मूर्तियां भी देखने से नृत्य के प्रति लोगों की आसक्ति परिलक्षित होती है। मनोरंजन के अन्य साधनों में पासे या चौपड़ का खेल भी खेला जाता था। ठीक है। और जिसको हम शतरंज का खेल भी कह सकते थे। ठीक है। बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के असंख्य खिलौने जो है हमको खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जो पशु पक्षी की आकृति वाले और कुछ मानव आकृति वाले भी थे। ठीक है। तो मनोरंजन के पर्याप्त साधन थे, यहाँ पर मनोरंजन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। तो इनका सामाजिक जीवन हो गया, इनका सोशल लाइन था। ठीक है। परिवार में बटा हुआ था, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक दोनों परिवारों के प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन मातृ देवी की मूर्तियां जो है बहुत ज्यादा प्राप्त हो रही थी। मोस्टली जो है फैमिली जो है वह मातृ सत्तात्मक था, ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं। सामाजिक वर्गीकरण में समाज चार वर्गों में बटा हुआ था: शासक, धनी, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है। रहन सहन का स्तर जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों था। सूती और कॉटन दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। आभूषणों के बड़े शौकीन थे ये। ठीक है। सोने हाथी, सोने, हड्डी, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी इत्यादि के आभूषणों के हमको प्रमाण मिलते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पक्षियों को लड़ाते थे। ठीक है। इसके अलावा नृत्य और संगीत के भी प्रति लोगों का रुझान था। बच्चे जो है वह मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे, जो पशु पक्षियों के आकार के, मानव आकार के होते थे। क्लियर चीज है ये। इसके अलावा अंत्येष्टि क्रिया की प्रथा पहुंची थी। यहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया में क्या करते थे? या पूर्ण रूप से दफनाते थे, या आंशिक रूप से दफनाते थे, या दाह संस्कार करते थे। तीनों ही स्वरूप का यहाँ पर प्रचलन था। क्लियर चीज, ये बातों याद रखिएगा। यह तीनों ही प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। ये संपूर्ण साइट की बात कर रहा हूँ, केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात नहीं हो रहा। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी पुरातत्व खोजे गए हैं, उनका अगर कॉमन हम निकालते हैं तो तीनों प्रकार की विधियां प्रचलित था। अंत्येष्टि क्रिया की विधियां प्रचलित था, पूर्ण समाधिकरण की प्रथा प्रचलित थी, आंशिक समाधिकरण की प्रथा प्रचलित थी, और दाह संस्कार की प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है। जहाँ पे दफनाने का प्रचलन था, वहां पे जब मृतक को दफनाते थे तो उसके रुचि की सारी वस्तुओं को भी उसके साथ क्या करते थे? दफना दिया जाता था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमको मोहर पे जो आकृतियां मिली हैं, वो जो पेंटिंग मिली, देखिएगा कुबड़ वाला सांड है। ठीक है। ये देखिएगा, ये कलश है, ये नर्तकी की मूर्ति है। ठीक है। ये पोइट्री है। ये देखिएगा टेराकोटा पर ये जो है गाड़ी के प्रमाण मिल रहे हैं ये। ठीक। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील। ठीक है। ये देखिए चित्रित मृदा, पकी हुई मिट्टी के निर्मित बैलगाड़ी था वह, यह बैलगाड़ी है यह। मिट्टी के हड़प्पा की कब्र से की गई चित्रकारी मिल रही है। ताम्र, ये देखिए ताम्र टिकिया, तांबे की बनी हुई ताम्र टिकिया प्राप्त हुई है ये। नर्तकी की मूर्ति, तांबे के बर्तन, कांस्य मूर्ति हमको मिला है यह। ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी और धातु पर बने हुए विभिन्न प्रकार की आकृतियां मोहरों से प्राप्त हुई ये जानकारियां हैं ये। ठीक। चित्रकारी के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासनिक जीवन कैसा था। प्रशासनिक स्वरूप देखते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर एक जैसी नगर निर्माण योजना, एक ही तरह की लिपि, माप तौल के साधनों का प्रयोग, मोहरों का चलन इत्यादि को ध्यान में रखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा युगीन समस्त नगर एक प्रशासनिक सूत्र में बंधा था। यह अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। क्लियर है? अनेक विद्वान इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं। तो कैसा था देख सकते हैं। तो यह मतलब जनतांत्रिक व्यवस्था, यह एक पाश्चात्य विद्वान हंटर का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जनतांत्रिक पद्धति पर थी। मैके महोदय का विचार है कि यहाँ का एक प्रतिनिधि शासक का प्रधान था, और कुछ अन्य विद्वान भी प्रशासनिक व्यवस्था जनतंत्र मानते हैं। ठीक है। जनतंत्र को सपोर्ट करते हैं। क्लियर। कुछ विद्वान जो है कि बोलते हैं यहाँ पर पुरोहित शासक था, शासन का जो प्रमुख था कौन था? वह पुरोहित था। ठीक है। यहाँ की दोनों राजधानियों बात करते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मानते हैं उनका शासक जो है पुरोहित राजा के हाथों में था। और सर मार्टिनल हीलर्स की यही धारणा है कि सुमेर और अंकड़ में कोई भी इस तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से में ही पुरोहित शासक, यहाँ पुरोहित ही क्या थे? प्रमुख शासक थे। हीलर और बी बी लाल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से
कुछ भवनों को मंदिर मानते हैं, किंतु मंदिर के हमको स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर ही स्पष्ट रूप से धार्मिक भवन दृष्टिगोचर होता है। क्लियर चीज है ये। तो हो सकता है यहाँ पर क्या हो, जनतांत्रिक व्यवस्था हो, या क्या हो, पुरोहित शासक हो, किसी एक के बारे में हम मत व्यक्त नहीं कर सकते। यह बस संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब संभावित राजधानियां क्या थी, तो दो प्रमुख राजधानियां थी। या हो सकता है हड़प्पा हो, चाहे वह मोहनजोदड़ो। यह संपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया जाता था। ऐसा मानने का कारण यह था कि इन दोनों ही जगहों में दुर्ग या गढ़ी का अस्तित्व प्रकाश में आया है, जिसमें शासक वर्ग निवास करते थे। बाद में इस तरह के दुर्ग हमको कालीबंगा से भी और सुरकोटजा से भी प्राप्त हुए हैं। इस यह धारणा की पुष्टि होती है कि सिंधु सभ्यता में एक से अधिक प्रशासनिक केंद्र थे। समूह प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग प्रशासनिक केंद्र था। इस बात की भी संभावना है कि सुमेर की तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगर में नगर राज्य थे, जिसका प्रशासन वहां के नागरिक परिषद के द्वारा किया जाता था। लेकिन अभी भी हम इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कर सकते। क्लियर चीज है ये। ठीक है। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था जो देखिएगा, अर्थव्यवस्था जो है प्रमुख कृषि पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी, शिल्प और तकनीकी ज्ञान पर आधारित थी अर्थव्यवस्था के प्रमुख से। उसके अलावा जो है व्यापार भी क्या था, किया जाता था। क्लियर चीजें। तो कृषि हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं, अर्थव्यवस्था में कृषि को भी हम काउंट करेंगे, पशुपालन को भी काउंट करेंगे, शिल्प और तकनीकी ज्ञान को भी हम काउंट करेंगे, और व्यापार को भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कपास उगाते थे, उसके अलावा बहुत सारे खाद्यान्न अनाजों का भी पैदावार करते थे, गेहूं और जौ। ठीक है। कपास, ठीक है, मसूर दाल इत्यादि जो है लगाए जाते थे। ठीक है। सिंधु घाटी यूनान लोग जो है कपास को सिंडोन कहते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वो सिंडोन कहकर पुकारते थे। ठीक है। चावल की हमको कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जगह से रंगपुर और लोथल से हमको एविडेंस चावल के प्रमाण मिल रहे हैं। हो सकता है कि बाद में उन्होंने क्या किया हो, यहाँ पर इंपोर्ट किया हो चावल का, अब मतलब व्यापार के माध्यम से यहाँ पर पहुंचा हो। ठीक है। तो कृषि की जाती थी। पशुपालन में यह बैल, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, ऊंट इत्यादि का क्या करते थे, गाय का पालन करते थे। ठीक है। घोड़े से यह परिचित थे। ठीक है। लेकिन सुरकोटजा में जो है वह घोड़े के अवशेष मिले हैं। हो सकता है कि जो बाहरी लोग आए हों बाद में, या व्यापार के माध्यम से घोड़े बाद की सभ्यताओं में लगभग 1500 ईसा के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर आया हो। ठीक है। क्लियर है। तो घोड़े के से लोग अपरिचित है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। किसी भी पशुपालन की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, तो स्टैम्प्स में या चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के पशु और मिट्टी के खिलौने गाड़ियों से पशु की आकृति के आधार पर हम कर सकते हैं कि कौन से जानवर से लोग परिचित थे, कौन से जानवरों से लोग परिचित नहीं थे। ठीक है। तो अब यह तकनीक शिल्प मतलब यहाँ पर जो है धातु कर्म किया जाता था। तो धातु कर्म करने वाले जो शिल्पकार थे वह यहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है। यहाँ पर जो है कॉपर और टीन को मिलाकर जो है कांसा बनाने की तकनीकी का यहाँ पर ज्ञान था। ठीक है। और मोस्टली जो है हमको काशी, इसलिए हम इसको काशी युगीन संस्कृति कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है जो मोहरें मिली हैं हमको, सैल खड़ी की मोहर मिली है, मिट्टी सैल खड़ी मोहर मिली है, पक्की मिट्टी की मूर्ति निर्माण की कला में भी यह पारंगत थे। धातु की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। यहाँ के लोग कुम्हार के चौक से परिचित थे। और लाल में काला मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। क्लियर है। काला लाल में काला मृदभांड किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, या चालकोलिथिक कल्चर से या संबंधित है, या कॉपर एज से संबंधित है। क्लियर चीज है ये। तो कांसा बनाने की तकनीक यहाँ पर ज्ञान था। मेटल का वर्क करते थे, कुम्हारगिरी करते थे, बढ़ईगिरी करते थे, शिल्प और तकनीकी का ज्ञान इनको था। इसके अलावा क्या करते थे, यह व्यापार का काम करते, क्या करते थे, इसके अलावा यह व्यापार का काम करते थे। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह व्यापार का भी काम कर रहे थे, और इनका व्यापार जो है बहुत ज्यादा उन्नत था। और व्यापार जो है वह अंतर्राष्ट्रीय और मतलब डोमेस्टिक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते थे, यह व्यापार करते थे। ठीक है। एक सभ्यता का दूसरी सभ्यताओं के साथ भी क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। जैसे यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोगों के या अपने नियरेस्ट जो है दक्षिण भारत के लोगों के साथ क्या कर रहे थे, व्यापार करते थे। ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है फारस के साथ मतलब बहरीन, मकरान, मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यताओं के साथ क्या कर रहे थे, व्यापारिक संबंध कर रहे थे। और यह जो व्यापार जो है मोस्टली जो है नाव के माध्यम से किया जाता था। ठीक है। टीन और चांदी जो है ये अफगानिस्तान से मंगाते थे।
ठीक है। और तांबा जो है वह संभवतः खेतड़ी के खान से मंगाते थे। सोना जो है कोलार खान कर्नाटक से मंगाते थे। इस प्रकार जो है यह क्या करते थे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर व्यापार करते थे। जो घरेलू व राष्ट्र या आसपास की सभ्यताओं के साथ जो व्यापार करते थे वह बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी के थ्रू किया जाता था, बैलगाड़ी के थ्रू किया जाता था। क्लियर चीज है ये। तो ये इनकी क्या हो गई, इकोनॉमिक स्टेटस हो गई। देखिएगा इकोनॉमिक में क्या था, कृषि भी था, पशुपालन भी है, शिल्प और तकनीकी ज्ञान का भी के माध्यम से बोल सकते हैं, और व्यापार तो मेन था ही। ठीक है। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स देखिएगा। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहते थे। इसका मतलब होता था कि मेलुहा जो शब्द है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया जाता था। क्यों किया जाता? मेलुहा का मतलब होता है वे लोग जो लिंग की पूजा करते थे, मतलब यह क्या थे, शिव के उपासक थे। ठीक है। क्लियर है। तो लिंग पूजा या का प्रचलन यहाँ पर को देखने को मिलता है, और लिंग पूजा के संदर्भ में ही मेलुहा शब्द का यूज किया गया है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तौल प्रणाली थी वह 16 और 16 के मल्टीपल में था। 2, 1, 4, 8, 32, 64, 160, 320, इस प्रकार का क्या था यह तौल प्रणाली के रूप में इस प्रकार के आवर्तकों का प्रयोग यह करते थे। इनकी जो लिपि थी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हम लिपि तो है इनकी, जिनको हम लिपिबद्ध लिपि, इनको जो है वह पिक्टोग्राफिक लिपि है। पिक्टोग्राफिक लिपि है। और इस लिपि में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है उसको, लेकिन हम पढ़ पाने में अभी असफल है। जिस दिन पढ़ लिया जाएगा, हो सकता है इतिहास के संदर्भ में कुछ अन्य जानकारियां और फाइन जानकारियां हमको प्राप्त हो सके। ठीक है। इस काल में मोहरों का प्रचलन था। सभ्यता के बारे में सबसे जानकारी जो है मोहरों के संदर्भ में आ रही है। मोहरें जो है चौकोर होती थी और सील खड़ी पर बनी हुई थी। क्लियर चीजें। मोहरों और टेराकोटा पर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां जो है पेड़ पौधे, देवी देवताओं, कुबड़ वाला सांड, हाथी, गेंडा, बाघ इत्यादि का चित्रण हुआ है। गाय का कहीं भी चित्रण नहीं हुआ है। क्लियर है। कुबड़ वाले सांड का जिक्र हो रहा है, लेकिन गाय का कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है। चांदी के उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलने की पुष्टि होती है। ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा से घोड़े के टेराकोटा की यहाँ पर मिट्टी में मूर्ति मिली है। और सुरकुर्जा से घोड़े के अस्थियों के अवशेष हमको मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट टू पॉइंट बी नोटेड। घोड़े के टेराकोटा की मूर्ति कहाँ से, राखी गढ़ी से प्राप्त हुई है। और सुरकुर्जा से हमको घोड़े के अस्थियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर चीज है ये, याद रखिएगा। ठीक है। अब धार्मिक इनकी प्रथाएं देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो हम धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में देखते हैं, तो यहाँ के लोग जो है मोस्टली मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा जो है यह प्रकृति पूजक थे। प्रकृति में यह वृक्ष, कुबड़वाड़ा सांड, ठीक है, और सांप इत्यादि और का पूजा करते थे। उसके अलावा लिंग और योनि की भी पूजा करते थे उर्वरता की देवी के रूप में। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, जो संभवतः जो है पशुओं का जब पशुपालन करते थे तो पशुओं को बीमार न पड़े, इसलिए पशुपतिनाथ उनके देवता इसको मानते थे। ठीक है। तो इसके अलावा जो है प्रकृति के पर अपना नियम कंट्रोल करने के लिए जादू टोने, ताबीज इत्यादि का प्रचलन था। ठीक है। मंदिर निर्माण के हमको प्रमाण हमको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते थे, यह मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति के उपासक थे, वृक्षों की पूजा करते थे, सांपों की पूजा करते थे। इसके अलावा जादू टोना टोटका और पशु बलि की प्रथा का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो से हमको पशुपतिनाथ का एक एविडेंस मिलता है, जो संभवतः पशुओं की समृद्धि के देवता थे। ठीक है। और योगी मुद्रा में उनका एक स्टैम्प पर उनको चिन्ह दिखाया गया, जिस पर उनके आसन के आसपास जो है बहुत सारे पशु चित्रित किए गए हैं, जो संभवतः पशुपतिनाथ के देवता का चित्र को दिखाया गया। उनके मुकुट जो है सिंह पर सिंह नुमा मुकुट धारण किए हुए दिखाया गया। ठीक है। मृतक संस्कार की सर्वाधिक प्रचलित विधि दफनाया जाता था। इसके अतिरिक्त शवों को जलाकर अवशेष के बर्तनों में एकत्र कर भी दफनाया जाता था। पशु पक्षियों के लिए भी लाशों को छोड़ दिया जाता था, बाद में उसको दफना दिया जाता था। मृतक संस्कार में तीनों ही रूप में इसका प्रचलन था। क्लियर चीज है ये। तो ये धार्मिक प्रथाएं हो गई, इनकी व्यापार हो गया, कुछ फैक्ट्स और लिपि के संदर्भ में हो गया, स्टैम्प्स के संदर्भ में हो गया। क्लियर चीज है ये। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण देखिएगा, बहुत सारे पतन के कारण दिए गए हैं, जिसको हम एक एक करके कहेंगे। कोई बोलता है प्राकृतिक आपदा,
प्राकृतिक आपदा के कारण पतन हो गया, जिसमें बाढ़ है, सूखा है, महामारी है। ठीक है, बाढ़ है, सूखा है, महामारी है। और दूसरा है विदेशी आक्रमण में आर्यों का आक्रमण बोल सकते हैं। आर्यों का आक्रमण को संदर्भ में कर सकते हैं, आर्यों का आक्रमण या विदेशी आक्रमण बोल सकते हैं हम। विदेशी आक्रमण की बात करते हैं तीसरा पतन के लिए। और बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इतनी बड़ी सभ्यता का पतन के लिए तो कोई एक कारण पूरा जिम्मेदार नहीं होगा। हो सकता है पूरी सभ्यता के पतन करने के लिए कोई क्या हो, संयुक्त कारक जो है जिम्मेदार हो। ठीक है, तो बाढ़ भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, जलमग्नता भी हो सकता है और बाहरी आक्रमण भी हो सकता है। उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण बताया, उसमें विदेशी आक्रमण, इस बात की हमको पुष्टि कैसे हो रही है। अनेक विद्वान का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति का विनाश बाहरी आक्रमण से हुआ है। ठीक है, गार्डन चाइल्ड, हीलर्स, स्टुअर्ट इत्यादि अनेक पश्चात धार्मिक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विनाश जो है आर्य आक्रमणों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसकी हमको पुष्टि होती है क्योंकि ऋग्वेद में लिखा गया है, इंद्र को जो है दुर्ग को नष्ट करने वाला कहा गया, और कहा गया है कि अनारियों से अनेक घेराबंद दुर्ग तथा किलों को उन्होंने क्या किया, नष्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में दो प्रकार के युद्ध का जिक्र मिलता है। एक होता है आर्यों का अनार्यों के साथ युद्ध, और दूसरा होता है आर्यों का आर्यों के साथ। हो सकता है आर्यों का जो अनार्यों के साथ युद्ध हुआ था, इसी संदर्भ में इसका जिक्र किया गया हो। तो विदेशी आक्रमण की हमको क्या हो रही है, पुष्टि हो रही है। यहाँ पर क्लियर चीज है ये। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे हमको फैक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा हो सकता है बाढ़ का प्रकोप, प्राकृतिक आपदा में बाढ़ का प्रयोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है नदी के किनारे की सभ्यता थी। अतः बाढ़ से सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, परंतु क्या हो गया, कभी कभी बाढ़ आ गया होगा, बाढ़ आने से क्या हो गया होगा, वो पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया होगा। और वहाँ के जलमग्न के कारण वहाँ के लोग जो है उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए क्या हो गए होंगे, विवश हो गए होंगे। इस बारे में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल रही है। ठीक है, जैसे साइट से मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल के उत्खनन से बालू के सतह मिले हैं, जो इन पर बाढ़ के प्रकोप की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु सभ्यता के लोग घग्गर घाटी और सतलज की ओर गए। इनके अनुसार रोपड़ और सतलज के निकट कुछ अन्य बस्तियां भी इसी तरह विस्थापित है। मतलब बाढ़ के कारण जो है वो इनके जो रिहेबिलिटेड है बस्तियां विस्थापित होकर कहीं दूसरी जगह क्या हो गई, चली गई। इसका भी हम प्रमाण देख सकते हैं। ठीक है, जल धारा में परिवर्तन हो गया होगा। तो सिंधु घाटी की सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों की जल धारा में परिवर्तन से भी क्या हो सकता है, वहां के लोग जो है दूसरे जगह पे चले गए हों। ठीक है, इस बात की पुष्टि जो है सूतकांडोर, सलकावई और बालाकोट से हमको इससे इस बात की हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये नदियों के किनारे की सभ्यता थी। और नदियों के किनारे की सभ्यता होने के फलस्वरूप हो सकता है रावी नदी ने क्या कर दिया हो, मार्ग चेंज कर दिया हो, और जिससे बस्तियां उखड़ गई हो और लोग जो है अन्यंत्र चले गए हों। यह भी हमको बात होता है। बड़े पैमाने पर क्या हुआ, जल प्लावन हो गया हो, बड़े पैमाने क्षेत्र पर क्या हो जल का क्षेत्र बढ़ गया हो, यह भी हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों के विनाश के लिए सबसे बड़े स्तर का जल प्लावन भी उत्तरदायी हो सकता है। क्लियर चीजें, मोहनजोदड़ो, आमरी और अन्य स्थान से रुके हुए पानी के स्तर के परिणाम से बारीक बलुई मिट्टी के स्तर हमको मिलते हैं यहाँ पर। तो हो सकता है बाढ़ और जल प्लावन का संयुक्त प्रभाव हो कि लोग जो है अनियंत्र चले जाने के लिए विवश हो गए होंगे। ठीक है, तो बाढ़ भी हो सकता है। अग्नि का प्रयोग भी हो सकता है, देखिएगा इसके भी प्रमाण हमको मिले हैं। बड़े पैमाने पर अग्नि के प्रयोग प्रकोप ने भी सिंधु सभ्यता में पतन का कारण माना जाता है। यह अनुमान है कि उत्तरी बलूचिस्तान के कुछ प्रांत जैसे राना गुंडी, नान या डाबरकोट की ऊपरी सतह में राख की परतें पाए जाने पर होती हैं। इन कारणों से निश्चित राख आग किस कारण से लगा है, यह निश्चित करना संभव नहीं है। कुछ विद्वान की धारणा है कि यह अग्नि जो है आक्रमणकारियों द्वारा लगाई गई होगी। अग्निकांड भूकंप का भी प्रभाव हो सकता है। अग्नि जिस कारण भी लगी हो, उसने नगर को क्षति पहुंचाई होगी, और लोग जो है उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए क्या हो गए होंगे, विवश हो गए होंगे। अगला कारण जो है महामारी भी क्या भी हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के लिए सबसे बड़े पैमाने पर मलेरिया या प्लेग जैसी बीमारियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी में मलेरिया जैसी महामारी फैल गई होगी,
और सबसे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई होगी। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ पड़ा। अनेक लोग ये धारणा भी व्यक्त करते हैं कि मलेरिया के कारण हड्डियों का समुचित विकास नहीं हो सका और लोगों का स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे गिरने लगा। गिरते स्वास्थ्य के कारण सिंधु नगरों के निवासी अपनी उन्नत नगरीय सभ्यता को बचाए रखने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए और उस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र चले गए। ठीक है। सूखा भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है। सूखा भी इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है। अगला कारण जो है मानवीय कारण भी हो सकता है। बढ़ती हुई, क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी और इतने कालों से चली हुई सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गया, नगरीकरण हुआ और नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है लोगों की जनसंख्या जो है वृद्धि होने लगी। नगरों की आबादी पूर्ण विकसित काल की अपेक्षा सबसे अधिक बढ़ गई। इससे प्राकृतिक और आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ने लगा। एक ओर तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृतिक साधनों की कमी हो रही थी। रेवल नामक विद्वान ने अनुसंधानों के आधार पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि के कारण दबाव बढ़ता जा रहा था, पर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और नगरों का पतन होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। ये भी कारण हो सकता है, बढ़ती हुई जनसंख्या और साधनों की कमी। ठीक है। प्रशासनिक शिथिलता भी पतन का कारण हो सकता है नगरीय सभ्यता के। सिंधु सभ्यता के पतन का एक और कारण जो है प्रशासनिक शिथिलता भी हो सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक। मकानों की योजना तक बनाना, उनके आकार, प्रकार, दीवारों का निर्माण, चबूतरे के निर्माण के पतन के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। भवनों के निर्माण में पुरानी और व्यवहार में लाई गई ईंटों का व्यवहार किया गया था। इस प्रकार पहले से चित्रित मृद भांडों की जगह अब सादे बर्तन बनने लगे थे। मोहरों के निर्माण में भी गिरावट आई थी। अब न तो सेल खड़ी की मोहरें बनती थी, न मोहरों पर लिपिबद्ध होता था। क्लियर चीजें। तो मतलब यहाँ पर जो है प्रशासनिक तंत्र जो है वह कमजोर पड़ चुका था, जो नगर निर्माण और नगरीय जीवन की विशेषताओं को बनाए रख सकते। फलतः मोहनजोदड़ो में जो है शहरीपन का स्थान देहातीपन ने ले लिया। इस प्रकार के पतन के लक्षण जो है मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल, कालीबंगा इत्यादि स्थानों पर भी देखते हैं। मतलब प्रशासनिक स्थिरता के कारण जो है धीरे धीरे वह अपने नगरीय गौरव को खोने लगा और धीरे धीरे जो है नगरीय सभ्यता जो है एक देहाती सभ्यता में चेंज होने लगी। ये भी एक कारण दे सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं जो फली फूली, उसके तो हड़प्पा संस्कृति की परवर्ती कुछ हम भारतीय संस्कृतियों की हम बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं, देखिएगा एक एक बात होता है कब्रिस्तान संस्कृति की, जो कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो ये क्या है कब्रिज, मतलब क्रीमेटरी एज कल्चर जो है वो क्या है, तो उसको देखेंगे। तो अब जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक हो रहा है वो हो रहा है हड़प्पा संस्कृति के बाद जो है उत्तर भारत की जो कुछ संस्कृतियां थी, उसके संदर्भ में हम देखते हैं। और इससे रिलेटेड जो है मैंने प्रीवियस ईयर्स के आपके कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, वह यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का और या बीपीएससी का या जेपीएससी का या अदर स्टेट्स का, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस हमको देखे हैं। झांकर और झूकर संस्कृति के संदर्भ में आपका क्वेश्चन आया था, इसलिए कंप्लीट आपका हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है कवर करने के लिए इस चीजों को मैं आपके समक्ष लाया हूँ। ठीक है। तो कब्रिस्तान संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद जो है हड़प्पा में एक नई संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, जिसको कब्रिस्तान एज संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसका जो अनुमानित तिथि है वह 1750 से 1450 ईसा पूर्व का बताया जाता है। ठीक है। इस संस्कृति के बारे में कब्रिस्तान से प्राप्त अवशेषों से इस संस्कृति की बात मिलती है, परंतु इस संस्कृति के संस्थापकों के विषय में हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह कब्रिस्तान दो स्तर का है, दोनों स्तर के बीच में अंतराल बहुत अधिक नहीं था। कब्रिस्तान के निचले स्तर से समाधान मिले हैं और शवों के समानांतर पूर्व से पश्चिम और उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा में लिटाया गया है। शवों के साथ जो भोजन सामग्री रखी गई थी, शवों के साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिनमें प्रमुख है प्याले, आधारहीन तस्तरियां, फ्लास्क इत्यादि। कुछ कंकालों के साथ स्वर्ण आभूषण भी मिले हैं। कब्रिस्तान से ऊपरी स्तर में आंशिक स्वर्ण का उत्सर्ग के भी प्रमाण मिले हैं। अस्थियों के मृत पात्रों में रखकर दफनाया गया था। मृत पात्रों को पकाकर चमकीले लाल रंग का लेप चढ़ाया गया था। इस पर पौधे, ज्यामितीय चिन्ह, बकरे, मोर, मछली के चित्र बने हुए थे। कुछ मृतकों पर धार्मिक कथानक चित्र भी मिलते हैं। कब्रिस्तान से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और कुल्ली संस्कृति, सुमेरी सभ्यता और रंगपुर से प्राप्त बर्तनों में कुछ साम्यता है, लेकिन कब्रिस्तान से प्राप्त वस्तुओं और विकसित हड़प्पा सभ्यता के भौतिक अवशेषों के मध्य कोई साम्यता नहीं रखता है। अगर कब्रिस्तान या संस्कृति की बात करता है तो ये देखिएगा पोस्ट हड़प्पन संस्कृति की
के अंतर्गत इसको लाते हैं, जिसका समय जो है 1750 से 1400 ईसा पूर्व के बीच आकलन किया गया है। और यह जो संस्कृति की हम बात करते हैं, इसका आधार जो है कब्रगाह के आधार पर ही है, और कब्रों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर भी, इसलिए इसको कब्रिस्तान संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट संस्कृति है वो झूकर संस्कृति है। इस संस्कृति के अवशेष जो है हमको लारकाना सिंध प्रांत से हमको मिले हैं, चनहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के निवासी सिंधु सभ्यता के निवासियों से भिन्न प्रतीत होते हैं। चनहूदड़ों में से ये बाहर से आए हों। इन लोगों ने सिंधु सभ्यता के भवनों का जीर्णोद्धार किया, पुरानी ईंटों से मकान बनाया तथा वहां रहने लगे। इसकी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से भिन्न थी। दोनों संस्कृतियों का विभेद मृदभांडों के व्यवहार से स्पष्ट रूप से जिक्र होता है। इस संस्कृति के निवासी चाक के प्रयोग से अपरिचित है। हम मिट्टी के बर्तन जो है चाक पर नहीं बनते थे, हाथ से बनाए जाते थे। बर्तन कुछ प्रकार सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते थे, ठीक है, लेकिन उनका अलंकरण का आकार सिंधु सभ्यता से भिन्न था। इस संस्कृति के बर्तनों के अलंकरण और चित्रण मेसोपोटामिया और बलूचिस्तान और आमरी संस्कृति से मिलते हैं। कुछ अन्य संस्कृतियों की भी छाप इस मृत भांडों पर हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन पीपल के पत्ते का चिन्ह जो सिंधु सभ्यता के बर्तन पाया जाता है, इस संस्कृति इस समय नहीं मिलता। इस संस्कृति के दौरान ईरानी प्रभाव की मोहरों का व्यवहार प्रचलित था, अतः दो छेददार पत्थर भी मोहरें भी मिली हुई हैं। हिंदू संस्कृति के प्रभाव का द्योतक माना गया है, लेकिन इन पर अंकित अभिप्राय जैसे मोर, मानव, संयुक्त पशु, दो बैल की आकृतियां सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त आकृतियों से भिन्न है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता और झुकर संस्कृति में कोई स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन यह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति थी, जो लारकाना और चनहूदड़ों में डेवलप हो रही थी, जिसे झूकर संस्कृति के नाम से जाना जाता था। यह जो है बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया और आमरी सभ्यता के लक्षण दिखा रही थी। ठीक है। झाकर संस्कृति। झाकर संस्कृति झूकर संस्कृति के पतन के बाद चनहूदड़ों में एक और संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति का अवशेष जो है चनहूदड़ी से कुछ दूरी पर झांगर नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इस संस्कृति के दौरान मिट्टी के बर्तन, रंगीन बर्तन नहीं बनाए गए, तभी कुछ बर्तनों पर चॉकलेट क्रीम या हल्के लाल रंग का लेप मिलता है। यहाँ के मेजबान धीमी गति से घुमाए गए चाक पर बनाए गए थे। झुकर से कुछ जुड़वा बर्तनें भी हमको इस संस्कृति में विशिष्टता मानी जाती है। नागरिक जीवन का कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता। भवनों के निर्माण में ईंटों का व्यवहार भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ के निवासी झोपड़ियों में निवास करते थे। पुरातत्व वदामैके के अनुसार झांकड़ से उपलब्ध संस्कृति भील आदिवासियों की संस्कृति थी। ये क्या कहा गया है इन्होंने कि यह झांकड़ जो संस्कृति है वह भील संस्कृति से संबंधित झांगड़ संस्कृति का संबंध माने हैं। ठीक है। क्लियर है। तो क्या देखा आपने, कब्रिस्तान संस्कृति देखा, झूकर संस्कृति देखा, झांगर संस्कृति देखा। क्लियर चीज है ये चीजें जो है यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। चमकीले लाल रंग के मृत भांड, इसको देखिएगा। लस्ट्रस रेड वेयर कल्चर, तो काठियावाद तथा कच्छ क्षेत्र के सिंधु सभ्यता के निरंतरता का भी प्रमाण मिलता है। इस क्षेत्र के निवासियों में हड़प्पा संस्कृति के तत्वों को नया स्वरूप देकर एक नई संस्कृति की स्थापना की, और मुख्य रूप से चमकीले और लाल रंग के मृद भांडों का निर्माण किया। ठीक है। और बर्तन में प्याले, तस्करियां और मटके इत्यादि हैं। ठीक है। सीधे त्रिअरीय डिजाइन, तिरछी और लहरीय रेखाएं, पौधों का चित्रण किया गया है। क्लियर चीज है। घरों का निर्माण कच्ची मिट्टी से होता है, आर्थिक दुर्बलता का द्योतक है। इस संस्कृति के दौरान काले और लाल मृदभांड बर्तन भी मिलते हैं। काठियावाद और कच्छ क्षेत्र में इस संस्कृति के प्रमाण हमको मिलते हैं। क्लियर चीज है ये। तो यहाँ पर चित्रित काले और लाल भांड प्रयोग में आने लगे थे। ठीक है। और कहाँ-कहाँ से हमको मिल रहे हैं बर्तन, अहाड़, नवादा टोली और अन्य स्थानों से भी इस प्रकार के बर्तन हुए। ऐसा संभवतः बड़े पैमाने पर नौ हड़प्पा वासियों के काठियावाड़ से निकलकर मध्य भारत और दक्कन में जाने से हुआ। इस प्रकार उपलब्ध प्रमाणों से इस बात को इंगित करता है कि सीमित मात्रा में सही हड़प्पा संस्कृति के तत्व जो है मालवा और ऊपरी दक्कन जैसे ताम्र कालीन संस्कृतियों को भी प्रभावित करने लगे थे। मतलब हड़प्पा और ताम्रपठान कालीन संस्कृतियां एक दूसरे को क्या करती थी, ओवरलैप कर रही थी। इससे इस बात का पता चला, या पड़ोस की सभ्यता के रूप में विकसित थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाड़ा संस्कृति।
बारह जो कल्चर है, यह पंजाब के बारह नामक स्थान से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। इस संस्कृति के कुछ तत्व जो है प्रो हड़प्पन संस्कृति से मिलते जुलते हैं। ऐसे ही तत्व जो है बलूचिस्तानी संस्कृतियों से भी मिलते हैं। ठीक है। और कालांतर में सिंधु सभ्यता के पतन के बाद इस संस्कृति के तत्व अधिक प्रखर हुए। बारह संस्कृति के समान मृदभांड सतलज घाटी से दिल्ली तक पाए गए हैं। बारह संस्कृति में सिंधु घाट सभ्यता के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। फिर है ऑक्रे कलर्ड पोट्री कल्चर, मतलब गेरुआ रंग मृदभांड संस्कृति। यह जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति के बाद अनेक स्थल मिले हैं जहाँ पे गेरुआ वर्ण के मृदभांड पड़े हैं। और इसको हड़प्पा संस्कृति, इस बर्तन को भी हड़प्पा संस्कृति से जोड़ते हैं, इसकी उत्पत्ति को। ठीक है। इसको इंफीरियर हड़प्पा मानते हैं, निम्न हड़प्पा मानते हैं। यह संस्कृति ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में थी, आंशिक रूप से हड़प्पा की समकालीन थी। इस संस्कृति से अनेक स्थल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ठीक है। हस्तिनापुर, रहीछन्न और अंतरीखेड़ा, बड़गांव, अम्बाखेड़ी से प्राप्त मृदभांड हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव दिखाते हैं। क्लियर चीजें। तो गेरुआ वर्णिम मृदभांड संस्कृति जो है, यह जो गंगा यमुना क्षेत्र के दोआब क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है, यह हड़प्पन संस्कृति के समान क्या करती है, सिमिलरिटी शो कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट जो संस्कृति है वो है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। यह पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर जो है मोस्टली जो है यह गंगा घाटी के सभ्यता के पतन के बाद, मतलब यह सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल जैसे रोपड़, आलमगीर के बाद लोह प्रयुक्त संस्कृति का प्रमाण हमको मिलता है। मतलब ये हमको बोलता है ये आयरन एज कल्चर से रिलेटेड है संस्कृति। ठीक है। और मतलब यहाँ पर जो है मुख्य जो धातु थी क्या था, लोहे का प्रयोग करने लगे थे। और इस संस्कृति वाले चित्रत घोड़ निर्माण का प्रयोग करते थे। ठीक है। हस्तिनापुर, पानीपत, सोनीपत, मतलब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में इस संस्कृति फैली फैली। ठीक है। और इसमें गहरित कटोरे जिन पर काले रंग के स्वास्तिक, वृंत, वृत्त और अन्य ज्यामितीय चित्र बनाए हुए थे। इन मृदभांडों के साथ लोहे और तांबे की वस्तुएं मिली है। इस संस्कृति का कार्बन डेटिंग किया गया तो लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास का माना गया है। ठीक है। भूषण मृदभांड संस्कृति को आर्य संस्कृति का परिचायक मानते हैं। और यह जो है लगभग वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। यह किससे संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। और जो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में क्या हो रही थी, फल फूल रही थी। क्लियर चीज है ये। तो इसको हम लोह युगीन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, जिसका हम उत्तर वैदिक काल में विस्तार से पढ़ेंगे। लोहे का प्रयोग किया गया था। और मिट्टी के जो बर्तन थे उस पे क्या था हुआ, PGW, क्या कहते हैं इस संस्कृति को, नाम क्या कहते हैं, PGW, क्या कहते हैं, PGW संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्लियर चीज है ये। तो आपने देखा कि पोस्ट हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में देखा, कब्रिस्तान संस्कृति, झोकर संस्कृति, झाकर संस्कृति। ठीक है। चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति, बाड़ा संस्कृति, गेरुआ मृदभांड संस्कृति गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। फिर जो है लोह युगीन सभ्यता के संदर्भ में देखा आपने क्या, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ठीक है। यहाँ पर जो है लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ किए थे। तांबे के बर्तनों के अलावा लोहे के औजार भी हमको इस संस्कृति में देखने को मिलते हैं। लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास कार्बन डेटिंग किया गया तो इसका तिथि का निर्धारण हो रहा है। संभवतः यह उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से हम करते हैं, आर्य संस्कृति से इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है। इस प्रकार आज की क्लास में जो है आप सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विभिन्न तथ्य और ताम्र प्रसार कालीन संस्कृति के संदर्भ में चीजों को आपने पढ़ा। ठीक है। तो आप लोग क्लास को देखते रहिए, किसी भी स्टूडेंट को ये शक न हो, इस प्लेटफॉर्म से मैं पूरा इतिहास जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इसके माध्यम से कवर करूंगा। और मेरा कोड UGM10 है। आप इसमें एडमिशन लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।